नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि मानव रोग से है। मनुष्य के मानव रोग से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार-बार पूछे गए हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू जी की, वहां पर जाकर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बोलता है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, बैक्टीरिया जोखिम क्षेत्र में वृद्धि कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए कौन सा अनुकूल क्षेत्र होता है दोस्तों, कितने तापमान में वो बहुत ज्यादा वृद्धि ग्रोथ करता है। तो 20 फ़ारेनहाइट से 80 फ़ारेनहाइट तक, 36 फ़ारेनहाइट से 96 फ़ारेनहाइट तक, या फिर 40 फ़ारेनहाइट से या फिर 140 फ़ारेनहाइट तक, या फिर ऑप्शन डी 50 फ़ारेनहाइट से 150 फ़ारेनहाइट तक। तो यहाँ पर जो ग्रोथ करने का उनका टाइमिंग है, उनको नेचुरल टेम्परेचर मिलता है ना, जो जिन दोनों क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर क्या चीज है, वो कितने से कितने में कर सकता है ना ग्रोथ। तो ये इसके लिए अनुकूल वातावरण होता है दोस्तों। यहाँ पर जो तापमान अनुकूलन होता है वो 40 फ़ारेनहाइट से 140 फ़ारेनहाइट के बीच में यहाँ पर ये क्षेत्र मिलते हैं। जैसे अनुकूल वातावरण मिलते हैं उनको, तो वो सबसे ज्यादा वृद्धि करते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कवक मनुष्य में रोग उत्पन्न करता है। एगेरिकस, एस्परजिलस, पक्सिनिया या फिर रिझोपस। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला जो फंगी है वो क्या चीज है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एस्परजिलस है वो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला फंगी होता है ना। ये फंगी है, ये जो मनुष्य में क्या करता है, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसको लगातार 5 बार पूछा जा चुका है। अभी 2 साल के अंतर्गत 2021, 22 और 23 में आकर इसको 5 बार पूछा जा चुका है प्रत्येक एग्जाम में। तो मशरूम क्या है, कवक है, पौधा है, पशु है या फिर बैक्टीरिया है ना। तो ये क्या चीज है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मशरूम है वो आपका कवक है, जिसको यहाँ पर खाने योग्य पदार्थ है ना। तो उसको जानते हो, जो छत्र के जैसा रहता है, यहाँ पर गाँव में भी मिल जाता है ना। तो ये क्या चीज है, कवक है। देख सकते हैं यहाँ पर CGPSC में 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था, ऐसा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर चौथा नंबर का, रंग अंध व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर सकता है। जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, है ना, कलर ब्लाइंडनेस है ना, वो किस चीज को देख नहीं पाता है। कौन कौन से जो रंग है उसको देख नहीं पाता है। पीला और हरा रंग को, काला और नीला रंग को, लाल और हरा को, नीला और हरा को, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो व्यक्ति है जिनमें वर्णांधता होती है, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, वो कौन कौन से रंगों में पहचान नहीं कर सकता है। तो वो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल और जो हरा रंग है उसको यहाँ पर उन दोनों रंगों में भेद है वो नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। CGPSC के द्वारा 2012 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर के, यहाँ पर पागल कुत्ते के काटने से उत्पन्न रोग रेबीज प्रभावित करता है। तो रेबीज है दोस्तों, मनुष्य में क्या साइड इफेक्ट करता है। अगर उसको किसी व्यक्ति को अगर काट लिया कुत्ता है ना, तो उसे जो उनके जो लार है उनसे निकलता है रेबीज, जो कि बहुत ही ज्यादा वायरस है ना। तो ये किन चीज को इफेक्ट करता है, जो मनुष्य का शरीर उसको किसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा। केंद्रीय नाड़ी संरचना को, कलेजे को, निचले अंगों को, या फिर लाल रक्त कणिकाओं को। तो यहाँ पर किसको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केंद्रीय नाड़ी संरचना है ना, उनको ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वाला भी है, वहां से पूरा फैलते जाते हैं। जो नाड़ी है, नस है, जाया रहता है, उनको ज्यादा प्रभावित करता है, और उससे धीरे धीरे जो रेबीज है पूरे शरीर में है वो फैल जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठा नंबर का प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां मच्छरों से नहीं फैल रही है। मलेरिया, पोलियोमिलाइटिस, इंसेफाइटिस, फाइलेरिया या फिर डेंगू। तो मच्छरों के काटने से कौन सा बीमारी है दोस्तों, वो नहीं फैलता है। तो ये आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पोलियोमिलाइटिस है
है ना, वो मच्छरों के काटने से ये बीमारी है वो नहीं फैलते। बाकी जो मलेरिया है मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलिस मच्छर उनके काटने से, फाइलेरिया भी मच्छरों के काटने से ही होते हैं, डेंगू है ये भी मच्छरों के काटने, और इंसेफाइटिस है ये भी मच्छरों के काटने से जो मनुष्य में रोग है वो फैलाता है। लेकिन जो पोलियोमाइलिटिस रोग है वो मच्छरों के काटने से नहीं फैलता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में बने रोटावेक टीके का उपयोग किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है। यहाँ पर रोटावेक टीका है दोस्तों, है ना, तो उसको किस रोग के बचाव के लिए किया जाता है? दस्त के लिए, हैजा के लिए, नजला के लिए या फिर पोलियो के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो रोटावेक है उनका उपयोग कौन से रोग से लड़ने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा, दस्त होता है ना, उनके लिए यहाँ पर जिस टीके का उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वाइन फ्लू रोग का कारक क्या है? जो स्वाइन फ्लू है उसको रोग फैलाने का कारक कौन है दोस्तों? जो वाहक का काम करता है जिसकी वजह से वो फैलता है, तो जीवाणु होता है या फिर विषाणु या फिर प्रोटोजोआ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्वाइन फ्लू है जो है ना फैलता है, हवाओं के माध्यम से फैलता है, वो किसके वजह से फैलता है? तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वायरस है, विषाणु है, उनके वजह से ये फैलता है और ये स्वाइन फ्लू का कारक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो कौन सा बैक्टीरिया कौन सी बीमारी है दोस्तों जो बैक्टीरिया से जनित नहीं है, फिर जिनके वजह से बैक्टीरिया का उपयोग नहीं किया जाता है? तो डिप्थीरिया, पोलियो, निमोनिया या फिर तपेदिक। तो यहाँ पर कौन सा है जो बैक्टीरिया जनित नहीं है, मतलब उनसे रोग फैलता नहीं है, बैक्टीरिया से फैलने वाला जो रोग नहीं है वो क्या है? तो ये आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो पोलियो है वो वायरस के वजह से फैलता है ना, ये वायरस की वजह से फैलता है, ना कि बैक्टीरिया से, जो जीवाणु है उनसे नहीं फैलता, ये वायरस से फैलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सीजी व्यापम के अंदर 2013 में फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम हो तो उसमें पूछा था, और 2021 में ये एग्जाम में एक बार और पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, फफूंद द्वारा तैयार किया जाने वाला विषाक्त पदार्थ कहलाता है। यहाँ पर जो आपका जो फंगी है, फंगी से जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक मैटर है वो मिलता है, मटेरियल मिलता है, टॉक्सिक मटेरियल मिलता है, वो क्या कहलाता है? थियोब्रोमिन, काइमोट्रिप्सिन या फिर माइकोटॉक्सिन या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो विषाक्तता है वो मिलता है, विषाक्त पदार्थ मिलता है किसी फफूंद से, जो अपन फंगस है उनसे मिलता है, तो वो क्या चीज कहलाता है? ये कहलाता है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकोटॉक्सिन के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 11वां नंबर का प्रश्न है, भोजन में रोगाणुओं की वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? जो भोजन है उसमें जो रोगाणु है ना, जो रोगाणु उनकी वृद्धि के ग्रोथ के लिए क्या चीज आवश्यक है? नमी की आवश्यकता होती है, उचित तापमान की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर किस चीज के लिए आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर जो कोई भी अगर रोगाणु है दोस्तों, जो जीवाणु है, जो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, उनको क्या चीज की आवश्यकता है? नमी की आवश्यकता होता ही है, उचित तापमान मतलब निश्चित टेम्परेचर है, न्यूनतम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और साथ में ऑक्सीजन की उनको फ्लो होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ से वहां से फैलने के लिए। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जगह, उपरोक्त सभी। फूड इंस्पेक्टर में 2013 के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 12वां नंबर का, यहाँ पर कौन सा रोग मानव आंख से संबंधित है? तो मानव जनित रोग कौन सा है दोस्तों? जॉन्डिस, न्यूमोनिया, पायरिया या फिर कैरेक्टर, है ना। तो यहाँ पर कैरेक्टर है या फिर जॉन्डिस है या फिर पायरिया है या फिर न्यूमोनिया, तो कौन है दोस्तों यहाँ पर इसका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका जो रोग है वो क्या हो जाएगा? जो आपका मानव रोग है वो हो जाएगा कैरेक्टर है, वो हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो ज्वाइंडिस है वो यकृत में होता है, ये किस में होता है? ज्वाइंडिस है ये किस में होता है? यकृत है उसमें होता है ये रोग है ना। पायरिया है ये मसूड़े में होता है, मसूड़े है उसमें होता है पायरिया है, ये पायरिया है वो मसूड़े में। न्यूमोनिया है ये फेफड़े में होता है, न्यूमोनिया है जो फेफड़े में होता है, लेकिन आपका कैरेक्टर है वो आंख में होता है ना, ये आंख में होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जो भी देखेंगे, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो रोग है संबंधित एरियाज है, अंग है, उनको ध्यान में रखना बहुत है। इसको सीजीपीएससी के अंदर जब एसीएफ का एग्जाम हुआ था दोस्तों, यहाँ पर 2008 और 2016 में, तो उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर का, यहाँ पर मलेरिया प्रभावित करता है। तो मलेरिया क्या चीज प्रभावित करता है दोस्तों? किसको प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, स्प्लीन को, फेफड़ा को या फिर
वृक्क को। तो यहाँ पर मलेरिया के द्वारा जो प्रभावित करने वाला अंग है वो दोस्तों वो क्या चीज है, तो ये आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, स्प्लीन है उसको प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 14वां नंबर का। यहाँ पर देखिए, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो जो दूध है वो कौन सा बैक्टीरिया की वजह से यहाँ पर खराब होता है, एस्परजिलस, स्टेफिलोकाकस या फिर स्यूडोमोनास या फिर लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर जो बैक्टीरिया है दोस्तों, जो बैक्टीरिया है आपका, ये आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उनके वजह से यहाँ पर जो दूध है ना, वो लैक्टोबैसिलस एंजाइम की प्रेजेंस में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है और इसमें खट्टापन है वो आ जाता है। यही कारण है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उनके वजह से यहाँ दूध है वो कन्वर्ट होता है इसमें, दही में, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न यहाँ पर, पेंटावेलेंट टॉकी में कौन सा रोग शामिल नहीं है। तो पेंटावेलेंट टॉकी है उसके में से कौन सा रोग है दोस्तों जो शामिल है यहाँ पर, गलघोंटू, कुकुर खांसी, टिटेनस या पीलिया या फिर इनमें से कोई। तो किन पेंटावेलेंट टॉक्सी में ऐसा क्या चीज है जो किसको बीमारी, कौन सा बीमारी है उसको इफेक्ट करता है। तो इस रोग के तहत क्या है, जो पीड़ित बच्चे हैं उनके 5 रोग हैं, है ना, जैसे कि डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टिटनेस है, हेपेटाइटिस है। इनके लिए टीका लगाया जाता है, जो वैक्सीन है वो लगाया जाता है ना। तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो पेंटावेलेंट टॉकी उसकी वजह से जो पीलिया रोग है वो शामिल नहीं है। बाकी आपका गलघोंटू है, कुकुर खांसी, टिटनेस है, ये सब चीज इसमें होता है, इसके लिए टीका लगाया जाता है अलग से पेंटावेलेंट टॉकी, है ना। तो और ये पीलिया है वो शामिल नहीं है। इन सब से बचने के लिए यहाँ पर जो पेंटावेलेंट टॉकी उनका टीका है वो लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वां नंबर का, उस व्यक्ति से नेत्रदान स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसे उसकी मृत्यु के समय खाली स्तन बीमारी या संक्रमण होता है। तो ऐसे कौन सा व्यक्ति है दोस्तों जिसको अगर कोई बीमारी है, कोई मर गया है ना, तो उसमें कौन सी बीमारी है जिसके वजह से यहाँ पर उसको जो नेत्र है उससे नेत्र दान है वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो किसकी वजह, या कौन से रोग से ग्रसित है, उसकी वजह से उच्च रक्तचाप की वजह से, या फिर मधुमेह है, या फिर हेपेटाइटिस, या फिर अस्थमा है। तो कैसे रोगी है उनकी आंखों को यहाँ पर नहीं लिया जा सका। तो ये आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो हेपेटाइटिस से संक्रमित व्यक्ति है उनके जो नेत्र है उनको स्वीकार नहीं किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 47वां नंबर का। यहाँ पर कैंसर के विरुद्ध कार्य करने वाली औषधि टेक्सोल प्राप्त किया जाता है निम्नलिखित वृक्ष से। तो कौन से वृक्ष से दोस्तों, जो टेक्सोल नामक जो दवाई है ना, जो कैंसर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी औषधि है, तो उनको किससे प्राप्त किया जाता है, नीम से प्राप्त किया जाता है, यू से या फिर ओक से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल से, यू का जो है ना वृक्ष है उससे यहाँ पर जो टेक्सोल औषधि है उसको प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 18वां नंबर का प्रश्न है, एलिसा किस रोग से संबंधित है। एलिसा किस से संबंधित है दोस्तों, एड्स से संबंधित है, या फिर डेंगू से, या फिर स्वाइन फ्लू से, या फिर कैंसर से। तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो एलिसा है वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एड्स से संबंधित रोग है। क्योंकि एलिसा टेस्ट HIV वायरस का पता लगाने हेतु किया जाता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग है, एड्स से संबंधित है। जो एलिसा है उसको एलिसा टेस्ट किया जाता है किसके, HIV है, जो HIV है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है, उनकी पहचान करने के लिए ये एलिसा टेस्ट किया जाता है ना। तो ये एड्स में ही पता किया था, क्योंकि एड्स किसके वजह से होता है, HIV के वजह से, जो ह्यूमन इम्यूनो वायरस है उसके वजह से एड्स है वो फैलता है और ये संक्रमण करता है। तो इसी के पता करने लगाने के लिए यहाँ पर एलिसा टेस्ट है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिकल सेल रोग किससे संबंधित है। सिकल सेल रोग किससे संबंधित है दोस्तों, हृदय से, फेफड़े से, लाल रुधिर कोशिका से, या फिर यकृत से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सिकल सेल रोग है वो लाल रुधिर कणिका है, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स है उनसे संबंधित है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जैसे सिकल सेल से अगर कोई व्यक्ति रोग ग्रसित है तो उनका जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, हाशियाकार हो जाता है, जो गोल ना होकर हाशियाकार हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20वां नंबर का, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। यहाँ पर एक स्वस्थ व्यक्ति है उनका जो तापमान है वो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 98.4 सेंटीग्रेड,
98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 98.4 केल्विन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका जो टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, वो कितना होता है? ये होता है आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही जगह 98.4 फ़ारेनहाइट है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर पेनिसिलिन प्राप्त होता है शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, जड़ से। तो ये किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल से हो जाएगा, कवक है, कवक से है जो पेनिसिलिन है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का। यहाँ पर BCG टीका प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाया जाता है। किसकी प्रतिरोधक क्षमता के लिए? जो दोस्तों जो BCG है टीका है उसको लगाया जाता है क्षय रोग से में, या फिर पोलियो में, या फिर छोटी मात्रा में, या फिर हैजा में। तो किसके लिए इसको BCG टीका है उसको लगाया जाता है? तो ये होता है आपका क्षय रोग, जो कैंसर है ना, कैंसर है उनके लिए, क्षय रोग है उनके लिए यहाँ पर है जो BCG टीका है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस टीका का उपयोग किया जाता है। क्योंकि क्षय रोग है, सॉरी कैंसर बोल दिया था, ये जो क्षय रोग है वो TB है ना, TB है। तो TB के लिए यहाँ पर है वो लगाया जाता है। TB एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो क्षय रोग है उनकी वजह से होता है ना। और इसमें जो जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है ना, उनकी वजह से यह रोग होता है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने पहले में कैंसर बोल दिया था। यहाँ पर BCG का टीका किसके लगाया जाता है? जो TB है आपका, ट्यूबरकुलोसिस है ना, उसके लिए यहाँ पर इसका टीका है वो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचालित होता है? तो यहाँ पर इंसेक्ट वेक्टर की वजह से कौन सा रोग है दोस्तों वो संचालित होता है? HIV या फिर एड्स, मलेरिया, TB या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इंसेक्ट वेक्टर की वजह से दोस्तों जो रोग फैलता है वो है आपका मलेरिया है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हाइपोकैमेलिया निम्न की कमी के कारण होता है। जो हाइपोकैमेलिया रोग है वो किसकी वजह से कमी से होता है दोस्तों? सोडियम की कमी से, आयरन की कमी से, या फिर कैल्शियम या फिर पोटेशियम की कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पोटेशियम की कमी के कारण से जो हाइपोकैलेमिया रोग है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न, लास्ट से आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये 25वां नंबर का प्रश्न। आज की इस वीडियो में 25 प्रश्न ही लाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है फेफड़ों का कैंसर, एम्फीसेमा, फुसफुसिया TB या फिर ब्रोंकाइटिस। तो यहाँ पर जो एल्वियोला है दोस्तों फेफड़े के है ना, वहां पर उसके शोथ के साथ क्या होता है? तंबाकू के सेवन करने से क्या होता है? तंबाकू के धूम्रपान करने से यहाँ पर फेफड़ा है उसमें कालापन आ जाता है। तो वो क्या करे? तो उसके साथ में यहाँ पर होता है एम्फीसेमा होता है, जो एल्वियोलाई है उसमें पूरा एम्फीसेमा नामक रोग है वो होता है। तो दोस्तों ये 25 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।